एक वक्त था जब मार्वल भी ऐसे सीन्स को अप्रूव नहीं करता था जो उसके फैमिली ऑडियंस वाले इमेज को किसी भी तरह से हैम्पर करे। और हाँ, ये बात भी सही है कि मार्वल ने इस स्ट्रैटेजी को यूज करके बिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, लेकिन वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। और अगर आप चेक करेंगे तो रिसेंट ब्लॉकबस्टर जो मार्वल ने डिलीवर की थी थिएटर में, वो थी 2021 की क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम। अब उसके बाद मार्वल ने ड्रॉप की थी डॉक्टर स्ट्रेंज 2, एंटमैन 3, थॉर 4, दी मार्वल्स, जिनमें से कुछ ने बेशक कलेक्शन अच्छा किया, बट फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी फिल्म ने उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया जो हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था। फर्दर उसका रिजल्ट यही हुआ कि नो वे होम के बाद मार्वल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हैवी डिक्लाइन देखने को मिला। पर अब क्या मार्वल धीरे धीरे ऐसे करके अपने एंड के करीब जा रही है? देन नो वे। मार्वल ने भले बॉक्स ऑफिस फेलियर्स भी देखे हैं, बट अब ये ब्रांड इतना बड़ा बन चुका है कि अगर मार्वल बैक टू बैक लाइक 10 दी मार्वल्स जैसी मूवीज भी रिलीज करे, तब भी इसका हाल DCU जैसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अब ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप करते हुए जाएंगे, वरना एक लिमिट के बाद डाई हार्ड फैंस भी इससे उब जाएंगे। और इसलिए इस चीज में मार्वल स्टूडियोज की तारीफ बनती है, क्योंकि उन्हें अपनी टिपिकल कलरफुल फैमिली फ्रेंडली वाले वर्ल्ड में अपडेट होने में ज्यादा संकोच नहीं किया। And hence we are getting the most badass, the most not family friendly and the most lovable violent character entering into the universe of MCU, जिसके obvious hints हमें टीजर और ट्रेलर में दोनों में देखने को मिल चुका है। And this is really good, unlike DCEU where Warner Bros DC के पैटर्न को सक्सेसफुल होने के बाद भी जबरदस्ती बदला, where after the success of Man of Steel and Batman vs Superman, they all of a sudden changed the tone of Justice League to appeal larger audience and the rest is history. But now the main question arises here कि आखिर डेडपुल एंड वुल्वरीन अचानक से MCU के लिए इतनी इंपॉर्टेंट मूवी क्यों बन गई? तो इसका जवाब काफी सिंपल है। मार्वल की जो मेजर ऑडियंस रही है स्टार्टिंग से, वो मोस्टली बच्चे ही रहे हैं, जिन्होंने मार्वल की जर्नी थ्रू आउट फॉलो की है, फ्रॉम द फर्स्ट आयरन मैन मूवी टू एंड गेम। और ये जो जर्नी रही है फ्रॉम 2008 टू 2019, इनमें ही मार्वल की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस अपने चाइल्डहुड से टीनेज और एडल्ट बने हैं। एंड आफ्टर द डिमाइज ऑफ आयरन मैन, वी ऑल गॉट स्टक समवेयर इन बिटवीन आयरन मैन एंड हिज रेफरेंसेस इन अपकमिंग फिल्म्स। और भले हम कोई भी मार्वल की अपकमिंग फिल्म्स या सीरीज को देखते थे, अगर हमें उनमें वो कैरेक्टर्स दिखते थे जिन्होंने आयरन मैन के साथ साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा था, तो वो चीज़ें हमें ऑन अ लेवल हिट करती थी। बट इट एंट ईजी to bring Iron Man back. After all, he got a very good and deserving arc of all time in MCU. तो अब आयरन मैन वाला होप तो जा ही रहा था। तो ऐसा और कौन सा कैरेक्टर था जिसने हमें आयरन मैन के लेवल का दुख दिया था विथ इट्स डेथ? देन यस, याद आया, वी हैड वुल्वरीन, बट द ओनली प्रॉब्लम कम्स हियर इज ही इज ऑल्सो डेड। पर क्या हुआ, मल्टीवर्स तो है ही, and maybe seeing the same level of respect and love for the Wolverine, Marvel decided to give MCU a great revival. And here we are getting freaking Deadpool and Wolverine movie. And इनके हाथ में अब Marvel की किस्मत है. After all, they have taken a huge risk. And I'm pretty damn sure that it is going to give the MCU the greatest revival of all time. Or the revival that they could have not even imagined. So yes, multiple box office disappointments, hate over passive wokeism, poor shows. Now only this Godfather can save MCU. I am